दोस्तों जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और जो भी आपका गोल है उसके लिए उसको पाने के लिए आप निरंतर हार्डवर्क कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 11 जुलाई 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 11 जुलाई 2024 करंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अभी एक बुक लॉन्च किया गया है, उसका नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। उस बुक को कौन लिखा है, कौन लॉन्च किया है और बुक के बारे में क्या है उसको हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कारगिल वॉर से रिलेटेड, ऑपरेशन विजय से रिलेटेड। देखते हैं कौन लिखा है। द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। क्या क्या मेन पॉइंट था जो कारगिल वॉर को पूरी तरीके से टर्न कर दिया और उसमें भारत विजय हुआ, और इसको लिखा कौन है देखते हैं। इसके बाद इस बुक में यही सब लिखा गया है, रिटन बाय एम.बी. रविंद्रनाथ, लेट कर्नल रविंद्रनाथ, लेट एम.बी. रविंद्रनाथ। आप लोगों को पता है अभी हमारे बीच में कर्नल साहब नहीं रहे क्योंकि इनका 58 साल की उम्र में बेंगलुरु में हार्ट अटैक से देहांत हो गया जॉगिंग के समय। इन्होंने ही इस बुक को लिखा है और यह एज अ सोल्जर कारगिल वॉर में सम्मिलित। और इन्होंने टोलोलिंग, आप लोगों को याद होगा, टोलोलिंग पे इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत वीरता दिखाई थी। इनके कारण ही इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया और इन्होंने ही यह बुक लिखा है। और इसमें क्या क्या टर्निंग पॉइंट था जो कि भारत को विजय दिलाता है उसके बारे में सब कुछ लिखा है। ऑपरेशन विजय के बारे में लिखा है। ऑपरेशन विजय हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जुलाई को, उसी दिन, क्योंकि उसी दिन भारत जो है पाकिस्तान पर विजय हासिल करता है कारगिल युद्ध में। ओके, अभी 26 जुलाई आ रहा है तो हम लोग फिर से बात करेंगे कारगिल के बारे में। और इस बुक को लॉन्च कौन किया है, इस बुक को लॉन्च कौन किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नर, एपी अरुणाचल प्रदेश गवर्नर, उनका नाम क्या है? केटी परनायक, केटी परनायक। और ये लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल, ध्यान दीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक जी इस बुक को लॉन्च की। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कारगिल वॉर से रिलेटेड है। नोट डाउन कर लीजिए। इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है एम.बी. रविंद्रनाथ जी को, उनकी वीरता के कारण। टोलोलिंग पे इनकी वीरता के कारण हम लोग टोलोलिंग पे विजय हासिल किए और इसमें ऑपरेशन विजय के बारे में भी बताया गया है। हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं ऑपरेशन विजय? 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बनाया गया? जो मेन कोच है किसे बनाया गया? गौतम गंभीर जी को। और गौतम गंभीर जी 2024 आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के भी कोच रह चुके हैं। तो उनका थोड़ा सा करियर देख लेते हैं कि उन्होंने कब टेस्ट खेला, कब वनडे खेला, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम किसे बनाया? गौतम गंभीर जी को। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जो 2007 का हो या वनडे वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला 2011 का हो, उसमें बहुत अहम योगदान इन्होंने दिया था। वनडे वर्ल्ड कप में आप देखिए फाइनल मैच में 97 रन मारे थे श्रीलंका के खिलाफ, और उसी के बाद से ही इंडिया का जो पोजीशन है श्रीलंका के अगेंस्ट स्ट्रांग हो गया था और हम लोग जीत गए थे। तो जब जब जरूरत पड़ी है भारत को तब तब गौतम गंभीर खड़े रहे हैं। और भैया क्या बना दिए गए हैं?
हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का। ये पहली बार कब वनडे खेले थे? 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ। 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ यह पहली बार वनडे खेले थे। और कितने वनडे मैच खेल चुके हैं? ओडीआई कितने? 147 मैच खेले हैं, जिसमें से 5238 रन मार चुके हैं, और जिसमें 11 शतक हैं और 34 अर्धशतक हैं इनके। और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है इन्होंने टेस्ट अपना डेब्यू किया था, और यह लगभग 58 मैच खेले हैं, जिसमें से 4154 रन मारे हैं। ओके, और 9 इसमें से क्या है? 9 सेंचुरी है, 9 सेंचुरी, और 206 रन इनका बेस्ट है टेस्ट में, और 150 रन वनडे में बेस्ट है। ध्यान रखिए, 150 रन इन्होंने वनडे में बेस्ट बनाया है, नॉट आउट, और टेस्ट में 206 रन इनका बेस्ट है, और टेस्ट में 9 शतक मारे हैं, और वनडे में 11 शतक मारे हैं, और टेस्ट में 22 अर्धशतक भी मारे हैं। समझ में आ गया? पक्का। और इनको इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया, और ये 2019 से लेकर 2024 तक MP भी रह चुके हैं, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। नो डाउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच किन्हें बनाया गया। और एक कोलकाता नाइट राइडर्स के 2024 का के हेड कोच भी रह चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स की 2024 का IPL जीती है। आप लोगों को पता है, क्रिकेट के बारे में तो आप लोगों को बहुत पता है। ओके, द ब्लू लाइन बॉर्डर, द ब्लू लाइन बॉर्डर किस दो कंट्री के बीच में है? बिटवीन विच टू कंट्रीज? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? दुरंत रेखा। ये सब नाम है। ठीक उसी तरीके से जो ब्लू बॉर्डर लाइन है किस दो कंट्री के बीच में है? इजराइल और लेबनान के बीच में। और ये कहां से कहां तक फैलता है? मेडिटेरेनियन सी से लेकर गोलन हाइट तक। गोलन हाइट एक प्लेस है जो इजराइल, सीरिया से और लेबनान से लगा हुआ है, तो मेडिटेरेनियन सी है, वहां से लेकर गोलन हाइट तक फैला हुआ है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि आपको पता है इजराइल और लेबनान का इस समय युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इस बॉर्डर पे बहुत ज्यादा अभी युद्ध चल रहे हैं, इसलिए यह न्यूज में बना हुआ है। और इस बॉर्डर लाइन, जो बॉर्डर लाइन है, उसको बनाया कौन था? द यूनाइटेड नेशन। कब? 2000 में। किसके बीच में है? इजराइल एंड लेबनान। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में। ओके, बॉर्डर लाइन नेम है द ब्लू बॉर्डर लाइन। ब्लू बॉर्डर लाइन किस दो कंट्री के बीच में? इजराइल और लेबनान के बीच में। कहां से कहां तक फैलता है? मेडिटेरेनियन सी से लेकर गोलन हाइट तक फैलता है। कब बनाया गया? 2000 में बनाया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा। ओके, एक सींग वाला अभी मेढक पाया गया है। एक सींग वाला मेढक, मतलब उसके सर पे थोड़ा सा सींग लगा हुआ है। अब पूछा जा सकता है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया है, या भारत के किस राज्य में पाया गया है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो है एक सींग वाला मेढक भारत में पाया गया है। ओके, वन हॉर्न फ्रॉग कहाँ मिला है? टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसका नाम क्या है? जो ये फ्रॉग है एक सींग वाला, आपको पता है एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में। ठीक उसी तरीके से वन हॉर्न फ्रॉग, एक सींग वाला मेढक, पहली बार सुने होंगे,
उसका नाम क्या है? जेनोफ्रिस अप्तानी, जेनोफ्रिस अप्तानी। जानते हैं अप्तानी जो है एक जनजाति है, ट्राइबल ग्रुप है। कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। उन्हीं के नाम पर इस मेढक का नाम रख दिया गया है, जेनोफ्रिस अप्तानी। अप्तानी है क्या? ट्राइबल ग्रुप है, जनजाति। कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं लोग? अरुणाचल प्रदेश। ओके, उन्हीं के नाम पर जो यह स्पेशल टाइप का मेढक है वह उनका उनका मेढक का नाम रख दिया गया है। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द जून मंथ, क्योंकि आईसीसी जो है वह मंथ वाइज भी प्लेयर क्या करता है, पूरे मंथ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर कौन है उसको डिक्लेयर करता है। तो जून महीने के लिए आईसीसी किसको प्लेयर ऑफ द मंथ, जून मंथ चुना है, उसके लिए बात करते हैं। क्या है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द जून मंथ। जून मंथ का कौन आईसीसी प्लेयर बना है? आपको पता है जून महीने में क्या था? T20 वर्ल्ड कप। और सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन था T20 वर्ल्ड कप में, जिसको मैन ऑफ द सीरीज मिला है? जसप्रीत बुमराह। उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला, इसी कारण आईसीसी ने उन्हें क्या बनाया है? जून महीने का बेस्ट प्लेयर बनाया है, आईसीसी मेंस प्लेयर बना दिया है जून महीने का। इसको जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह। कितने विकेट लिए थे इन्होंने? 15 विकेट लिए थे T20 वर्ल्ड कप में, और इनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। और आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, ये भी दोनों दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, जून मंथ, जून मंथ, ये की बात नहीं है, जून मंथ की बात है। इसे चुना गया स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको आईसीसी वीमेन ऑफ द जून मंथ, वीमेन प्लेयर ऑफ द जून मंथ आईसीसी द्वारा चुना गया है। समझ में आ गया? तो हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ वाइज दे देगा कि मई मंथ में, जून मंथ में या जुलाई मंथ में किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ओके, नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव, घर घर सोलर इनिशिएटिव। अब सोचिए, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? घर घर सोलर इनिशिएटिव। मतलब घर घर तक क्या पहुंचाना है? सोलर पैनल पहुंचाना है। सबके छतों पर, जितने भी घर हैं सबके छतों पर सोलर पैनल को क्या करना है? इंस्टॉल करना है, जिससे कि भविष्य में सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। और जो भी हम लोग डिपेंडेंट हैं फॉसल फ्यूल पे, जैसे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पे, वो कैसे जनरेट होता है? कोयले से जनरेट होता है, तो पोल्यूशन क्रिएट करता ज्यादा करके। ओके, तो उस पोल्यूशन से बचा जा सके और जो ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो कम किया जा सके, इसलिए यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। और इससे क्या होगा? अगर हर घर पे सोलर पैनल स्टैब्लिश हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। पोल्यूशन तो कंट्रोल होगा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। पूछा जा सकता है किस स्टेट में लॉन्च किया गया है इसको, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, हम लोग समझ गए सोलर, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा घर घर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है।
किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ओके, और यह इनिशिएटिव कहां से स्टार्ट हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी, बनारस से स्टार्ट हो चुका है। ओके, वाराणसी से। इसका मेन एम क्या है उसको देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है इसका, पूछा जा सकता है एग्जाम में, टू प्रमोट, प्रमोट करने के लिए रूफ टॉप, छत पर रूफ टॉप सोलर सोल्यूशन टू एवरी हाउस होल्ड। समझ में आ गया पक्का? अब एक बार आप सोचिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा, अब तो सरकार मदद कर रही है, टाटा इस घर घर सोलर इनिशिएटिव के रूप में आप छत पे क्या करेंगे, सोलर पैनल स्टैब्लिश कर देंगे। अब उस सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आप वहां से यूज कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का अगर पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा फॉल होता है, यहाँ पे उसका जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है सोलर सिस्टम द्वारा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यह उत्तर प्रदेश में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, क्या, घर घर सोलर इनिशिएटिव। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और यह इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर घर पे लगेगा तो आप समझिए जो इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं लोग वह कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आप लोगों को पता है अभी रसिया ने प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं, मतलब पहले व्यक्ति हैं इंडिया के जिनको यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है रसिया का, जो कि 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था। फिर 2019 के बाद क्या आ गया, कोविड आ गया। फिर कोविड के बाद क्या हुआ, रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया, मोदी जी जा ही नहीं पाए रसिया, इसलिए उनको अवार्ड नहीं मिल पाया था। अब 2024 में गया और उनको अवार्ड सम्मान मिला है, और पहले व्यक्ति हैं भारत के जिनको ये सम्मान मिला है। और किसको किसको मिलता है, मिलिट्री में जो अच्छा काम करता है, मिलिट्री पर्सनल को उनको मिलता है, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उनको भी मिलता है, और जो फॉरेन लीडर्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं भारत के जिनको यह अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उसी तरीके से वहां पे होता है, हैज बीन अवॉर्डेड। अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू, सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। अपोस्टल क्या नाम है अवार्ड का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये क्या है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ रसिया। और इट नो प्रॉब्लम, अनाउंसमेंट जो है वह 2019 में हो गया था, परंतु उनको मिला कब है मोदी जी को, 2024 मिला है। किसके द्वारा यह दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, रसिया की जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा, मतलब व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह अवार्ड मिस्टर मोदी जी को दिया गया है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। बहुत कम लोगों को अवार्ड मिलता है, बहुत कम लोगों को। लास्ट टाइम चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको भी मिला है 2023 में। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ द मिशन, सेफ द मिशन किसे चुना गया है, सेफ द मिशन किसे चुना गया है, देखते हैं, ऑफ द
इंडियन टीम फॉर पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक के लिए इंडियन टीम का सेफ द मिशन किसे चुना गया? सेफ द मिशन होता क्या, पहले उसको जान लेते हैं, फिर किसको चुना गया वो भी जान लेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कोई नेशनल टीम है, जब इंटरनेशनल मैचेस या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, उस टीम को लीड करने के लिए जो उस टीम को लीड करता हो वो होता है क्या? सेफ द मिशन। समझ में आ गया? कोई भी नेशनल टीम है, अगर वो जब इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाती है, कोई भी मैच स्पोर्ट्स खेलने जाती है, उस नेशनल टीम का एक सेफ द मिशन चुना जाता है, जो उस टीम को क्या कर रहा हो? लीड कर रहा हो, मतलब आप कह सकते हो इंचार्ज हो, वो होता है सेफ द मिशन। तो किसे चुना गया है? गगन नारंग। गगन नारंग। ये गगन नारंग कौन है? आप लोगों को पता है, इंडियन शूटर है, जिनको लंदन ओलंपिक 2012 में इनको ब्रोंज मेडल मिला है। ध्यान रखिएगा। फ्लैग द बियरर, इंडियन फ्लैग बियरर किसे चुना गया है? फ्लैग बियरर किसे चुना गया है? अब इंडियन फ्लैग बियरर फॉर ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, इसका मतलब क्या है? जैसे जो ओपनिंग सेरेमनी होगा और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा, इन्हीं को भारत का फ्लैग दिया जाएगा, वो फ्लैग लेकर पूरे ट्रैक पर घूमेंगे। वो होता है, मतलब भारत का फ्लैग लेके घूमेंगे या घूमेंगे। कौन है वो? नाम जान लेते हैं, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन प्लेयर है, आप लोगों को पता है। एंड शरत कमल। शरत कमल क्या है? फेमस टीटी प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल जी और पीवी सिंधु जी क्या करेंगे? भारत का फ्लैग लेकर ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में घूमेंगे। ओके, समझ में आ गया? पक्का? एक सम्मान है फ्लैग द बियरर, ध्यान दीजिएगा। तो गगन नारंग को क्या चुना गया? सेफ द मिशन। और पीवी सिंधु और शरत कमल जी को क्या चुना गया? किसने चुना गया? फ्लैग द बियरर, मतलब इंडिया का फ्लैग लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कहां पर? पेरिस ओलंपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट परी ये क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट परी। पहले परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म देखिएगा इसका, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। बात हो रही आर्ट की, तो डेफिनेटली किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया हो गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। और किस लिए इस परी को लॉन्च किया गया? आपको पता है 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में, होने वाली है। कब से कब तक? 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, 21 से लेकर 31 जुलाई तक यह मीटिंग होगी। उससे पहले कहां पर होगी? दिल्ली में। उससे पहले क्या किया जाएगा? पूरी दिल्ली को सजाया जाए। किसके तहत? इस प्रोजेक्ट परी के तहत। तो भारत के अलग अलग क्षेत्र से 150 कलाकार को बुलाया जाएगा, जो कि अपने जो कला है उसके उसके माध्यम से जो भारत की विरासत है, जो इतिहास है भारत का, जो रिच कल्चर है, उसको दर्शाया जाएगा कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से। ये है मेन एम्स का। क्योंकि 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होने वाली। कहां पर? न्यू दिल्ली। तो आप कह सकते हो कि पूरी दिल्ली को सजाना है और उस सजावट में भारत का जो विरासत है, हिस्टोरिकल विरासत है, कल्चर है, संस्कृति है, वह दिखना चाहिए। यह है मेन प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य, राइट। और इसके लिए भारत के अलग अलग क्षेत्र से 150 जो मशहूर कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो डिजाइन करते, जो पेंटिंग करते, जो ड्रॉ करते, उनको बुलाया जाएगा इस प्रोजेक्ट परी के तहत। इस प्रोजेक्ट परी को कौन लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया। अब इसको रन कौन करता है?
ललित कला एकेडमी, रन बाय ललित कला एकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ओके, तो जो हमारी विरासत है, जो हमारा इतिहास है, उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी देना है। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट पर क्या है, पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि यह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2023-24 क्या है? आरबीआई ने अभी रिलीज किया है, 10th लास्ट न्यूज ऑफ द डे। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल ईयर FY फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्या रहा है? 6%। और इसको कौन अनाउंस किया है? आरबीआई ने अनाउंस किया है। आरबीआई ने क्या कहा है? जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है इंडिया का 2023-2024 में वो कितना है? 6% है। और 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 3.2%। मतलब इस साल जो है भारत के अंदर जो जॉब है वह बढ़ा है। कितना बढ़ा है? लगभग आप कह सकते हो कि 4 करोड़ के करीब जॉब बढ़ा है भारत में, हर सेक्टर में मिला लिया जाए। और 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना जॉब था? इसको याद रखिएगा, 596.7 मिलियन जॉब्स मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना जॉब क्रिएट किया गया? 643.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए गए। इसलिए बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ था जॉब का वो कितना था? 3.2%। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना है? 6%। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी इस साल बढ़ी है, इसी कारण जो एम्प्लॉयमेंट है ज्यादा क्रिएट हुआ है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? आरबीआई का रिपोर्ट, तो ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, आज का करंट अफेयर्स पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।